हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जानेंगे और साथ साथ में इनके सूत्र और जूल के तापन नियम उसके सूत्र देखेंगे, विद्युत शक्ति की परिभाषा और उसके सूत्र, और वाट की परिभाषा, वाट का सूत्र तथा किलोवाट घंटा की परिभाषा तथा उसे ज्ञात करने का सूत्र। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम के लाभ। तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम क्यों लाभदायक है घरेलू संयंत्रों के लिए या घरेलू विद्युत फिटिंग के लिए, ये हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, देखिए नंबर 1 पर यहाँ दिया गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। सबसे अच्छी बात है ये कि यदि अवयव खराब हो जाए कोई एक श्रेणी क्रम संयोजन में तो परिपथ टूट जाएगा, कोई भी अवयव काम नहीं करेगा। लेकिन पार्श्व क्रम में देखते हैं कि कोई एक अवयव खराब हो गया है, परिपथ टूट जाता है, तो फिर शेष अवयव जो है, एक जगह का सिस्टम खराब हो गया तो दूसरी जगह, जैसे बल्ब की स्थिति खराब है और वो स्विच खराब हो गया है उसका, तो वहां की अपेक्षा पंखे का बटन चालू है तो वो चालू रहेगा। ये पार्श्व क्रम का लाभ है। ठीक है, यहाँ देखेंगे दूसरे नंबर पर अलग अलग अवयवों में अलग अलग विद्युत धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कम होता है, ये हम जानते ही हैं। यहाँ पर ये सभी मान आपको जानकारी मिल रही है और ये आपकी पुस्तक में भी लिखे गए हैं। हम आपको पुस्तक के आधार पर बता दें कि यहाँ लिखा गया है, जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है। ये आपने भवनों पर लाइट, सजावट, लड़ियों का उपयोग करते समय देखा होगा। बिजली मिस्त्री को परिपथ को खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय लगता है, समय खर्च होता है और फ्यूज बल्बों को उन्हें ढूंढ कर निकालना पड़ती है, जांच करना पड़ती है, खराब बल्बों को हटाना पड़ती है, बदलना पड़ती है। ये सारी समस्याएं आती हैं। जबकि पार्श्व परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न संधारित्रों में विभाजित हो जाती है और पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण के अनुसार घटता है, मतलब कि कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। लेकिन विद्युत धारा अलग अलग मान से बह रही होती है, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे वोल्ट का मान सभी में एक समान रहता है यदि पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो। ठीक, तो ये हमें यहाँ पर बात नोटिस करना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, अंतर आए तो भी आप इसे लिख सकते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित उपकरणों में सभी में एक समान वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है, वरन उनमें विद्युत धारा की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन वोल्ट की धारा एक समान बनी रहती है। आप ऐसा उसमें लिखेंगे। टोटल प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, ये आप ऐसा उसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना, और जबकि इसमें ऐसा नहीं होता श्रेणी क्रम में, तो इसमें अंतर भी हो जाएगा एक प्रकार से यदि आप देना चाहें तो। इसमें यहाँ पर 3 ही बिंदु दिए गए हैं, आप इसमें चौथा बिंदु भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि पार्श्व क्रम में प्रत्येक युक्ति के लिए अलग अलग स्विच आप लगा सकते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए भी विद्युत फिटिंग के लिए पार्श्व क्रम ही उपयुक्त है, श्रेणी क्रम उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक, ऐसा आप इसमें कर सकते हैं। इस चौथा पॉइंट भी आप बढ़ा सकते हैं। यदि 4 नंबर चौथा पॉइंट भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप इसमें लिख सकते हैं पार्श्व क्रम में प्रत्येक युक्ति के लिए अलग अलग स्विच आप लगा सकते हैं। ऐसा इसमें संभव है, पॉसिबल है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें अगला बिंदु, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, यहाँ समझ में आएगा आपको। यदि एक विद्युत परिपथ
विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो ऊर्जा स्रोत की ऊर्जा का पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षय करता है या क्षय होती है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। आप ये बात नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई पंखा है वो चल रहा है, पंखा जब चलेगा तो साथ साथ में पंखुड़ियां घुमाने में उसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, साथ साथ में उसकी मोटर भी गर्म होगी, वो गर्माहट में भी साथ साथ में ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिसे कहा जाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, तो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव में आप इतना देख पाएंगे कि वास्तव में विद्युत धारा जो भी युक्ति काम कर रही है, कार्य कर रही है, उसका प्रतिरोधक मान जो भी है उसमें ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है या खर्च हो जाती है। उसी जैसे कि पंखे का उदाहरण लेंगे तो पंखुड़ियों को घुमाने में, साथ साथ को मोटर को गर्म होने में, तो ये इसकी विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव रहेंगी। साथ साथ में हम देख रहे हैं इसका सूत्र है तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, इसे लिख सकते हैं। और ऊर्जा यहाँ पर आप देख सकते हो, शक्ति गुणा समय आप यहाँ लिख पाएंगे तो हीट है, एनर्जी है, ऊर्जा है, और पी शक्ति है और टी है इसका समय, ये आप लिख देंगे। साथ साथ में और भी इसका रूप दिया गया है, तो ये रूप किस प्रकार से आया है जो आप जानते हैं कि यहाँ आप समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पी बराबर वी आई रखा गया है, तो पी का मान यहाँ पर वी आई रखा गया है, ठीक है ना, ये समीकरण एक से। और साथ साथ में इसके बाद आप देखेंगे वी आई रखा गया है, इसके बाद यहाँ भी का मान भी रखा गया है, तो भी का मान होता है आई आर, तो आई आर रख दिया गया है, तो आई हो जाएगा स्क्वायर और आर आ जाएगा यहाँ। इस प्रकार से आप इन्हें लिखेंगे। ठीक, ये सूत्र आप यहाँ से देख पाएंगे कि पी का मान आपको यहाँ मैंने अभी बताया है, ब्रैकेट में बंद कर दिया, चौकोर में घेरे में बंद कर दिया है इसे मैंने, तो आप उसके आधार पर इसे समझ सकते हैं किस प्रकार से ये काम करेगा। ठीक है ना, ये देखिए V बराबर वी आई, तो वी आई यहाँ रखा गया है, और V का मान फिर यहाँ पर हमें चाहिए तो V का मान ओम के नियम से रखा गया है, V बराबर आई आर, तो ये आई आर रखेंगे, जैसे आर तो यहाँ मौजूद नहीं था, आई था, तो आई आर में आई स्क्वायर हो जाएगा, आर और आ जाएगा। और एच को आप जानते हैं हीट है, ऊष्मा है, तो ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे। यहाँ देख पाएंगे अतः उत्पन्न ऊष्मा आई आर स्क्वायर आर टी हो जाता है, यही वास्तव में उत्पन्न ऊष्मा है। और इसके आधार पर जूल के नियम दिए गए हैं, तो जूल का विद्युत धारा का तापन नियम दिया गया है, तो आप इसे देख लें। इस नियम के अनुसार बताया गया है कि वास्तव में सबसे पहले देखेंगे एच बराबर आई आर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो सबसे पहला किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, और प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है, और साथ साथ में उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। ठीक है ना, तो यहाँ समय के भी समानुपाती रहेगी जी। ये देखिए अब यहाँ दिया गया है तापमान प्रभावनी हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है, ये आपको नोटिस करके रखना है। जूल तापन नियम के अनुसार विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में भी उत्सर्जित होता है। ठीक है ना, अर्थात जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, उनमें विद्युत ऊष्मा का क्षरण होना बहुत ही कम बताया जाता है। ठीक है, अर्थात वो गर्म कम हो पाते हैं, इसलिए अवांछनीय है उपयोगी, अगर वो गर्म होंगे तो खराब हो जाएंगे सिस्टम। और विद्युत बल्ब का जो तंतु है टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि उसका तापमान उच्च होता है और इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये आपको नोटिस करके रखना है ताकि ये आप एक नंबर में आपको लाभ दिलवा सके। तीसरा पॉइंट ये दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है बल्ब जो है, बल्ब में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है, अर्थात तंतु में बड़ा हो जाता है, अर्थात वो लंबे समय तक कार्य कर सकता है टंगस्टन का तंतु। क्वेश्चन आ जाए बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है या नाइट्रोजन गैस भरी होती है, अक्रिय क्यों भरी होती है, उसका कारण आप बताएंगे, तो उसका कारण यही है, वास्तव में अक्रिय गैस भरी होती है जिसके कारण तंतु की आयु में वृद्धि हो सके या बॉल फिलामेंट के में वृद्धि हो सके आयु में। ये हम देखेंगे अगला, विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। उपभोक्त होने का मतलब होता है ऊर्जा की उपयोग करने की दर को शक्ति कहा जाता है, या कार्य करने की दर को भी हम शक्ति के नाम से जानते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। शक्ति का प्रतीक होता है पी
और P बराबर यहाँ पर दिया गया है, P बराबर होता है VI, ठीक। और यहाँ पर आप बीच में कॉमा नहीं लगा है तो आप यहाँ पर कॉमा लगा लें इन दोनों के बीच में, ठीक। यहाँ पर आप कॉमा कर लेंगे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट में, फिर P यहाँ पर दिया गया है IR बराबर आई स्क्वायर आर बराबर। तो आई स्क्वायर आर बराबर यहाँ से आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से, क्योंकि यह भी का मान रखा गया है, भी बराबर होता है आई आर। ये हमें ओम के नियम से मिल पाता है, वहां से हमने ये देखा है। तब यहाँ पर हम देखेंगे भी का मान रख दिया गया तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आर यहाँ लग जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। अब आई का मान क्या होता है वह यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आई का मान होगा क्या, तो वो आई का मान आपको पता है कि किस प्रकार से आप आई का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई का मान निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा भी बटे आर, ये आपके आई का मान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यदि आई का मान निकालना है तो भी बटे आर, चूंकि यहाँ पर आई स्क्वायर है इसलिए भी का मान भी कैसा होगा, स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर में इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि आर एक विपरीत में है और वो कट जाएगा स्क्वायर से। कैसे, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो ये मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, आपको बता देता हूँ ये स्क्वायर है और यहाँ पर आर पहले से मौजूद है तो एक आर यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, ये प्रतिरोध, और हमारे पास सिर्फ बचेगा, ठीक है, आई आर स्क्वायर का मान बचेगा भी स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ से आप इसी मान को नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं शक्ति का मात्रक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप फाइंड आउट करेंगे शक्ति के मात्रक को। यहाँ पर देख पाएंगे शक्ति का मात्रक दिया गया है वाट होता है, और एक वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, और ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक बताया गया है किलोवाट घंटा। इसे प्रदर्शित करते हैं कि WS से 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा कहलाता है विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट। आप ये तथ्यों को ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी सहायता से आप वास्तव में कुछ सवाल जो परीक्षा में आते हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल महत्वपूर्णता इसमें आने की संभावना रहती है, तो वो सवाल भी मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। हम यहाँ देख लेते हैं, बताया गया यह शक्ति का मात्रक दिया गया है, शक्ति का सूत्र दिया गया है, तो परिभाषा भी है। और किसी यहाँ पर बताया किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त या क्षय होने वाली विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा की दर को हम कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। क्षय मतलब नष्ट होने वाली, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह समीकरण दिया गया है P बराबर VI, तो ये समीकरण है। और VI का मान अभी आप जानते हैं, V का मान होता है, हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं और जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, IR इसका मान होता है। तो IR जो मान आता है वो ओम के नियम से आता है, ठीक है ना। आई स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। यह उस युक्ति द्वारा उपभुक्त शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचलित कराया जाता है। यहाँ देखेंगे 1 वाट का सूत्र आप नोट कर लेंगे कि 1 वाट का सूत्र होता क्या है, तो 1 वाट के लिए उपयुक्त सूत्र फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लें। तो 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना। आप हम देख लेते हैं वाट वास्तव में देखा जाए तो शक्ति का एक छोटा मात्रक है, ठीक है ना। और व्यवहारिक रूप से हम इसके काफ़ी बड़े मात्रकों का उपयोग करते हैं, जैसे किलोवाट घंटा है, कारखाने वगैरह में यहाँ पर ज़्यादा विद्युत शक्ति उपयोग में आती है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट, ध्यान रखेंगे, ठीक। और विद्युत ऊर्जा शक्ति का समय गुणनफल होती है, इसीलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। और यदि जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो यहाँ देखिए 1 किलोवाट घंटे को परिभाषित करने की प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ हम 1 किलोवाट घंटे को परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा हो जाती है। और विद्युत व्यवहारिक मात्रक में से
किलोवाट घंटा के नाम से जाना जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में एक यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि किलोवाट घंटे की परिभाषा है तो आप यहीं से इसे लिखेंगे, ठीक ना। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो वह क्षय होने वाली शक्ति 1 किलोवाट घंटा कहलाती है और बोलचाल की भाषा में इसे एक यूनिट के रूप में बोला जाता है। तो आइए आगे देख लेते हैं इसे। यह देखेंगे नीचे लिखा गया है 1 किलोवाट घंटा, ठीक। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर दिया है 1000 वाट, अर्थात यहाँ ये दिया गया है 3600 सेकेंड इंटू कितना है 3600 सेकेंड। यहाँ पर इंटू नहीं छपा है तो आप इसे लिख लेंगे इंटू 3600 सेकेंड। यहाँ पर भी इंटू नहीं प्रिंट हो पाया है तो यहाँ पर आप इंटू 3600 सेकेंड करेंगे। ये 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड ये हो जाएगा। वाट सेकेंड नहीं, ये प्रति वाट सेकेंड होना चाहिए। हाँ, इंटू वाट सेकेंड ही होगा, ठीक है, सही है। और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। खर्च होने वाली ऊर्जा की मात्रा जूल कहलाएगी, जूल में प्रदर्शित करते हैं इसलिए। ये किलोवाट घंटे का सूत्र है, जिसे आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी इसी क्षेत्र से पूछा जाता है। यह बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में यहाँ पर जो 2 सवाल दिए गए हैं, पहला उदाहरण यहाँ पर दिया है 12.2 में, और यहाँ बताया गया है साथ साथ में कि कोई भी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम की दृष्टि से या एमपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, खास है, इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लें। यह देखेंगे P बराबर भी यहाँ पर दिया है, मान समीकरण उन्होंने दे दिया है और यहाँ पर हल करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले वोल्ट का मान यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर 220 वोल्ट लगा है वोल्ट का मान, और विद्युत धारा देख लेते हैं। विद्युत धारा की शक्ति यहाँ पर देखते हैं तो एम्पियर में दी गई है, ठीक है। तो ये आप मान यहाँ पर रखेंगे दोनों, और दोनों को आप रखने के पश्चात गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो आंसर आएगा वो आपको मिलेगा 110 जूल प्रति सेकंड। इसे आप वाट में बदल दें, वाट में कन्वर्ट कर दें तो ये आपकी विद्युत शक्ति हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार से ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। एक और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ उसके नीचे वाला। ये दोनों क्वेश्चन में केवल संख्या के मान बदलते हैं, नंबर बदल जाते हैं, नंबर और वैल्यू बदलती चेंज हो जाती है, और सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ये देख पा रहे हैं उदाहरण नंबर 12.13 यहाँ पर दिया गया है। 12.13 में बताया गया है कि यहाँ पर 400 वाट अनुमानित का रेफ्रिजरेटर है, और ये रेफ्रिजरेटर 8 दिन तक चला जाता है। 400 वाट का विद्युत रेफ्रिजरेटर, और 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। तो 8 घंटे प्रतिदिन चलेगा और 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलाने में ऊर्जा का वैल्यू मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। लगातार 30 दिन तक चलाएंगे इसे 8-8 घंटे, तो इसका ऊर्जा का वैल्यू मान क्या होगा, वो भी 3 रुपये के हिसाब से। तब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 30 दिन तक चलाना है। उपयोग की गई कुल ऊर्जा हम जोड़ लेते हैं, कितनी ऊर्जा उपयोग की जाएगी 30 दिन तक के लिए। सबसे पहले बात किलोवाट घंटे का सूत्र, यह फॉर्मूला के वाट का सूत्र यहाँ लगा रहा है तो 400 वाट है, ठीक। और 8 घंटे चलाया जा रहा है, प्रतिदिन चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर 30 दिन लिखेंगे, 30 दिन तक चलाना है, और 8 घंटे चलाया जा रहा है तो 8 का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 96,000 वाट घंटा। तो जिसे हम किलोवाट घंटे में लिख देंगे, 1000 का भाग देकर 96 वाट घंटे में। तो यहाँ पर ये 96,000 96,000 है, ठीक। 96,000 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 96 रह जाएगा। ये तब हमारे पास बचेगा 96 किलोवाट घंटा, ठीक। अब किलोवाट घंटा ये हमारे पास निकल आया, और वो एक बोला है 3 रुपये किलोवाट, 3 रुपये
प्रति किलोवाट घंटे की दर से बिल आएगा, तो ऊर्जा मतलब जो बिल कितना आएगा, तो आप इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाने पर कुल उपभोक्त ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो ये देखिए 96 किलोवाट घंटा लिखा है और मल्टीप्लाई कर दिया गया है 3 रुपये से, तो ये आ जाएगा बिल इसका 288 रुपये। आप इस प्रकार से और सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये IMP क्वेश्चन के अंतर्गत रखा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। आप इन्हें जरूर से जरूर तैयार कर लें। इन्हीं दोनों प्रश्नों में से, सवालों में से एक सवाल परीक्षा में मिलता है, तो नंबर ऑफ वैल्यू चेंज हो जाते हैं इनकी, ठीक। केवल यहाँ नंबर जो लिखे गए इनकी कीमत बदल जाती है और साथ साथ में यहाँ पर ये चेंज हो जाएंगे नंबर्स, और परिभाषा चेंज नहीं होती है, सवाल ऐसे ही रहता है। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ में। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए, पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब मैं आपसे इसकी वीडियो बना दूंगा अभ्यास के क्वेश्चन के ऊपर। और यदि आप, हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके।